अस्सलामुअलैकुम। 6 क्लास एडवांस उर्दू दर्जा 6 मज़मून उर्दू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह आपका लेसन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब आपका सिर्फ आखिरी काम बाकी रह गया है। वो क्या है? आप पेज नंबर 24 सफ़ा नंबर 24 पर देखिए, लिखा हुआ है ये क़वाइद ज़ुबान। ये आपका एक काम रह गया था, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, सबक में इस्तेमाल होने वाले दो अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिरी में या है और उस या पर खड़ा ज़बर लगा है। या अरबी तरीक़े तहरीर है, यानी अरबी में लिखने का तरीका है। यानी मुस्तफ़ा और फतवा के आखिरी या पर हक पर खड़ा ज़बर कसरा लगा है। अब इन्हें उर्दू में खड़ा ज़बर के बजाय अलिफ से लिखा जाने लगा। जैसे ये बताना ये चाह रहे हैं कि पहले ज़माने में, इसको समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि ये उर्दू जो आप पढ़ रहे हो, ये पहले उर्दू ज़ुबान थी ही नहीं, उर्दू लैंग्वेज दुनिया में थी ही नहीं। हमारे मुल्क में जब मुग़लों की हुकूमत थी, उससे पहले तुर्कों की हुकूमत थी, इन सारी हुकूमतों में जब मुस्लिम शासन चला करते थे अंग्रेज़ों से पहले, तब हिंदुस्तान की ज़ुबान सिर्फ फ़ारसी थी और संस्कृत थी। यहाँ की ज़ुबान यहाँ की भाषा फ़ारसी थी और संस्कृत थी, उर्दू थी नहीं। अब हिंदुस्तान में कुछ लोग अरब से आए, कुछ अफ़गानिस्तान से आए, कुछ कहीं से आए, सब बाहर से आकर के लोग ऐसे ही बसते थे। तो जो जहाँ से आता, कुछ वहाँ की ज़ुबान उनकी यहाँ वाले तो समझते नहीं थे और यहाँ वालों की ज़ुबान वो नहीं समझते थे। तो क्या करते थे, वो अपने टूटे फूटे अंदाज में यहाँ की ज़ुबान बोलना चाह रहे थे। तो ऐसे ही हर जगह के लोग अपने अपने एतबार से बोल रहे थे और धीरे धीरे करके उनकी आबादी बढ़ती गई, वो धीरे धीरे पुराने होते गए। तो एक नई ज़ुबान बन गई उर्दू। इसीलिए उर्दू में ज़्यादातर अल्फाज, ज़्यादातर वर्ड किसके आए हैं? फ़ारसी के। और बहुत सारे अल्फाज अरबी के आए हैं, कुछ अल्फाज हिंदी के हैं, कुछ अल्फाज संस्कृत के हैं। तो इन सारी ज़ुबानों को मिला करके एक ज़ुबान बन गई उर्दू। तो जब उर्दू एक नई ज़ुबान है, इसमें ज़्यादातर फ़ारसी के अल्फाज आए हैं, तो जैसे फ़ारसी में जो लफ्ज़ लिखने का जो तरीका था, वैसे ही उर्दू में भी लिखने और पढ़ने लगे। अरबी के जो अल्फाज लेकर आए, अरबी में जो लिखने और पढ़ने का तरीका था बोलने का, उसको उर्दू में भी वैसे ही यूज़ करने लगे। तो जब उर्दू कोई मुस्तकिल ज़बान, अलग से ज़ुबान थी नहीं, इसलिए इसका कोई ग्रामर और कोई रूल भी नहीं था। जो अल्फाज जिस लैंग्वेज से आए थे, उसको उसी अंदाज में, उसी तरीके पर, उसी रूल पर लिखा जाता था, पढ़ा जाता था। तो उसी को बता दिया कि ये जो मुस्तफ़ा है, फतवा है, ज़कात है, सलात है, ये सब अगर आपको लिखना हो, सलमा लिखना हो, उज़्मा लिखना हो, तो ये सब लिखने, ये सब अरबी अल्फाज हैं। और इनके लिखने का तरीका क्या था? जैसे मुस्तफ़ा लिखना होता है, किस तरह से लिखते? मीम स्वाद काफ फा या, उसके बाद यहाँ पर खड़ा ज़बर लिखते थे, हो जाता मुस्तफ़ा। ऐसे ही ज़कात लिखना होता तो ज़ा लिखते, काफ लिखते, वाव पर खड़ा ज़बर, उसके बाद गोता ज़कात। ऐसे ही अगर सलमा लिखना होता, सीन लाम मीम या, यहाँ पर खड़ा ज़बर, इसी तरह उज़्मा लिखते थे। तो उसी को बता रहे हैं कि ये अरबी अल्फाज सारे हैं और अरबी में ऐसे ही लिखा और पढ़ा जाता है। यहाँ पर खड़ा ज़बर लगा तो हो गया मुस्तफ़ा। ज़कात पढ़ना हो, लिखा जाता है ज़कावात, ठीक है। ये अरबी का तरीका था और अरबी के जो अल्फाज उर्दू के अंदर आए तो वैसे ही लिखे जाने लगे। लेकिन अब ये उर्दू इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई, इतनी ज़्यादा इसे मकबूलियत हासिल हो गई कि ये एक इंटरनेशनल के दर्जे में ज़ुबान बन चुकी है। एक सरकारी ज़ुबान भी हो गई, सरकारी दर्जा भी इसे हासिल हो गया है। तो उर्दू एक मुस्तकिल ज़ुबान हो गई और इसमें बहुत बड़े बड़े अदीब और शायर पैदा हुए। तो उन्होंने अब इसका एक नया रूल, एक नया ज़ाब्ता, एक मुस्तकिल ग्रामर बनाना, लिखना शुरू किया। तो अब बता रहे हैं कि कोई बता रहे हैं कि ये सब लिखने का पुराना तरीका है। अब उर्दू का जो नया ग्रामर बनाया, नया तरीका है, उस रूल से इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि इस तरह से मुस्तफ़ा, फिर अलिफ ज़बर फा, या नहीं लाएंगे, खड़ा ज़बर नहीं लगाएंगे, फिर के बाद अलिफ लाएंगे, मुस्तफ़ा, इस तरह से लिखना सही होगा। ऐसे ही ज़कात इस तरह से लिखा जाता है, ज़ा का ज़कात। ऐसे ही सलमा और अलिफ के साथ लिखा जाता है, सलमा। उज़्मा ये अलिफ के साथ लिखा जाता है। कहीं ये तरीका है, ठीक। बाद ममालिक और शहरों के नाम के आखिर में हा मलफूजी या हाय खफी आती है। मसलन बरतानिया, जद्दा, बसरा, अमेरिका, मंगोलिया, बुल्गारिया, अमरोहा वगैरह। इन्हें इसी तरह लिखना चाहिए, इन्हें जद्दा, बसरा, अमेरिका, बरतानिया नहीं लिखना चाहिए। यानी कहते हैं अलबत्ता जो शहरों के नाम हैं तो उनको लिखने का अरबी, ये सब अरबी
शहर है, और उनको लिखने का अरबी में जो तरीका है वही तरीका उर्दू में, यानी लास्ट में हाँ आएगा, अलिफ इसमें नहीं लगाएंगे। जैसे आप यहाँ नहीं लग रहा है, आप यहाँ शहर में लिख लीजिए कलकत्ता, कलकत्ता ऐसे लिखा रहता है, आखिर में हाँ लिखते। तो अगर कोई आखिर में अलिफ ला करके इस तरह लिखे कलकत्ता, तो ये लिखना सही होगा, बल्कि पुराने स्टाइल पर पुराने तरीके पर इसको लिखा जाएगा। ऐसे ही आगरा, ये है आगरा, मतलब आ गाफ रा, उसके बाद आखिर में हा लिखते हैं, ऐसे ही लिखना इसको सही होगा आखिर में हा के साथ। अगर कोई ऐसे लिखता है आगरा तो ये लिखना सही नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा। सबक में एक लफ्ज दुर्रे दानियाल आया है, जिसके हर्फ आखिर पर हमजा और नीचे जेर है। जब आखिर में हाय खफी या बाज मखसूस हालत में हाय मलफूजी हो, उस पर हमजा और उसके नीचे जेर यानी इजाफत हो, एक लफ्ज अव्वल मुजाफ और दूसरा लफ्ज मुजाफ है, इस सबब भी छोड़िए आप। ठीक है, आप इसकी सिर्फ एक मरतबा दो मरतबा रीडिंग कर लीजिएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, आप पढ़ चुके हैं कि कलिमे की दो किस्में हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कलिमे की दो किस्में होती है, आपको पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है। एक किस्म होती है मौजू, एक मुमल। ये कलिमे की दो किस्में होती है, एक मौजू, नंबर दो मुमल। मौजू किसको कहते हैं? मौजू वो कलिमा, वो वर्ड, कलिमा किसको कहते हैं? जो कुछ हम बोलते हैं हमारी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं, इसी का नाम कलिमा है। अब हमारी जुबान से, आपकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज दो क्वालिटी के होंगे, दो तरह के। या तो उसकी कोई मीनिंग बनती होगी, कोई मतलब समझ में आता होगा, है ना, या तो कोई मतलब नहीं, बिल्कुल फालतू के अल्फाज होते होंगे। तो अगर कोई मीनिंग समझ में आती है, कोई मतलब बनता है, तो उसका नाम है मौजू। और अगर कोई मीनिंग नहीं समझ में आती, कोई मतलब नहीं बनता, तो उसका नाम है मुहम्मल। मुहम्मल माने बेकार। देखिए लिखिए, आपने सबकी डिफिनेशन लिखी है। मौजू वो कलिमा है जिसके कोई ना कोई माना हो, मसलन किताब, कलम, रोटी, घोड़ा, लड़का वगैरह। जब किसी ने कहा किताब, हमारा समझ में आ गया कि उपमान में जाके, रोटी समझ में आ गया कि एक खाने वाली चीज होती है, कोई चीज गेहूं से और कैसे बनाई जाती है, ऐसे घोड़ा, लड़का समझ में आ गया बात। इसको कहेंगे मौजू। मुहम्मल किसको कहते हैं? कि उसका कोई मतलब न बनता हो और बिना मौजू के साथ मिलाए हुए वो लफ्ज अकेला तरह जुबान से निकाला भी ना जाता हो। जैसे ये उसका एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे किताब बुता। अब किताब, इसका मतलब तो समझ में आता है, ये मौजू हो गया। बुता लोग बोलते हैं किताब बुता, बुता का क्या मतलब? कोई माना नहीं है, इसलिए ये मुहम्मल है। ऐसे ही कलम वलम, कलम तो समझ में आता है, इसका माना ये मौजू बन गया। और वलम, इसका कोई माना नहीं, कोई मीनिंग नहीं, इसलिए ये मुहम्मल है। रोटी बोटी, रोटी तो ठीक है, बोटी क्या चीज है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए ये मुहम्मल है। तो देखो कह रहे हैं कि जिसके कोई माना ना निकलते हैं वो मुहम्मल है। सिर्फ बा माना कलियों के साथ या बाद में इस्तेमाल होता है, यानी मौजू को तन्हा अकेले बोला जाता है, भाई किताब दे दो, कलम ले आओ, मैं रोटी खा रहा हूँ। लेकिन कोई ये थोड़ी ना कहेगा वो ताब रखी है, वलम ले आओ, मैं बोटी खा रहा हूँ, इस तरह से कोई नहीं बोलता। तो जब किताब बोलेंगे तभी मुताब बोलेंगे, जब कलम बोलेंगे तभी वलम बोलेंगे, जब रोटी बोलेंगे तभी बोटी बोलेंगे, जब लड़का बोलेंगे तभी लड़का भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबकी डिफिनेशन और एग्जाम्पल अच्छे तरीके से आप इसको लिखिए, तारीफ और मिसाल, और इसको कोर्स कापी में लिख करके याद कीजिए। कैसे लिखेंगे? कोर्स कापी में जहाँ आपने सवाल और जवाब का काम, क्वेश्चन आंसर का काम लिखा है, उसके आगे लिखिए आप कवायद जुबान। कलिमे की दो किस्में होती हैं, मौजू, मुहम्मल। मौजू वो कलिमा है जिससे कोई ना कोई माना हो, मसलन किताब, कलम, रोटी, घोड़ा, लड़का वगैरह। मुहम्मल वो कलिमा है जिससे कोई ना कोई माना नहीं करते हो, सिर्फ बामाना कलिमों के साथ या बाद में इस्तेमाल होता है, मसलन किताब, किताब, कलम, वलम, रोटी, बोटी और लड़का वगैरह। ठीक है, और आपका लेसन नंबर 3, सबक नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब आप बुक भेज करके या खुद आकर के बुक काफ़ी सारी चीज़ें चेक करवाइए और इसको याद कीजिए अच्छी तरह से। बाकी लेसन नंबर 4 इसके बाद इंशाल्लाह शुरू किया जाएगा।